Hello everyone, welcome to my channel Commerce Center. So today's topic for discussion is marginal costing and this is part 1 of marginal costing. So let's begin with the video. After this video, you will be acquainted with marginal costing, introduction, its meaning, features, what is marginal cost, contribution, profit volume ratio, sales at a desired level of profit, profit at a desired level of sales and key factor. स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्जिनल कोस्टिंग। तो देखिए, कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ या फिर आउटपुट के चेंज होने के साथ वेरी करती हैं और कुछ कॉस्ट वहीं ऐसी होती हैं जो कि चेंज नहीं करती हैं जिस तरीके से वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है। तो जो कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होती हैं, वेरी करती हैं, उनको क्या बोला जाता है? वेरिएबल कॉस्ट। और जो कॉस्ट कांस्टेंट रहती हैं या फिर अफेक्टेड नहीं होती हैं विद द चेंज इन आउटपुट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, तो उनको बोला जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि वो फिक्स है। तो ये जो डिस्टिंक्शन है ना, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है या जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है, यही क्या है? बेसिस है मार्जिनल कॉस्टिंग का। जो वेरी बेसिस है वो क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग का? डिफरेंशिएट करना जो वेरिएबल है और जो फिक्स्ड है कॉस्ट उनके बीच में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो क्या कहती है? सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट है ना उसी को चार्ज करो प्रोडक्शन में। वेरिएबल कॉस्ट शुड बी चार्ज टू प्रोडक्शन। इसी वजह से जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोला जाता है। अब ऐसा क्यों है कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्टिंग को चार्ज करने के लिए क्यों बोलती है, फिक्स्ड कॉस्ट को क्यों नहीं? तो उसका जो रीजंस है वो दो बेसिक रीजन ये हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो स्टैटिक रहती है, हमको भी पता है। चाहे कितना ही लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? स्टैटिक रहने वाली है। तो जो प्रॉफिट है इफेक्ट नहीं होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट से, वो वेरिएबल कॉस्ट से इफेक्ट होते हैं। सो ये एक तरह से हम क्या मान लेते हैं, ये क्या है? इररेलेवेंट कॉस्ट है, ये एक रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। सेकेंड मेन रीजन इसका ये है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बाय एंड लार्ज अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि आपका चाहे कितना ही लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे बिल्कुल ही ना हो या चाहे कम हो या चाहे ज़्यादा हो, फिक्स्ड कॉस्ट तो बियर करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट बाय एंड लार्ज अनकंट्रोलेबल है। सो इररेलेवेंट कॉस्ट वो भी उसके साथ क्या? एंड टू अनकंट्रोलेबल शुड नॉट बी द पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन बाय द मैनेजमेंट। तो इस रीजन की वजह से ये पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो है चार्ज होनी चाहिए टू प्रोडक्शन। क्लियर? हाँ जी, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चार्ज होगी टू प्रोडक्शन इन मार्जिनल कॉस्टिंग। तो फिक्स्ड कॉस्ट का क्या किया जाएगा? तो देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट का क्या किया जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ट्रांसफर की जाएगी टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, या फिर वो चार्ज की जाएगी उस टोटल फंड में से जो कि बचेगा जब सेल्स वैल्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट कर दिया जाएगा। और उस चीज को, उस फंड को टेक्निकली क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोला मैंने? फिर से देखिए, जब सेल्स वैल्यू में से अब वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट कर देंगे तो एक फंड बचेगा, उस फंड को टेक्निकली हम क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन। और उसमें से फिर हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो चार्ज होगी। क्लियर? तो अब जब वहां से फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज हो जाएगी तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बच जाएगा? प्रॉफिट बच जाएगा। अब वो कैसे? देखिए, जो टोटल सेल्स है वो कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब टोटल कॉस्ट किसका समेशन होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का। तो इक्वेशन में पुट कीजिए, टोटल सेल्स इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से मोल्ड करके आप प्रॉफिट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना, टोटल सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर भी तो हमने यही किया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, उससे हमारा क्या निकल गया? प्रॉफिट निकल गया। तो इन शॉर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा हमारा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर नीचे से अगर आप देखें तो फिक्स्ड कॉस्ट को जब आप प्रॉफिट में ऐड कर देंगे तब भी तो आपका कंट्रीब्यूशन ही आएगा ना। तो S माइनस वी इक्वल्स टू F प्लस P क्या होगा? कंट्रीब्यूशन होगा। दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और ये क्या है? फंडामेंटल मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन है। क्लियर? ये एक फंडामेंटल मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहां तक आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, तो अब इसका मीनिंग देख लेते हैं।
In this costing, only variable costs are charged to operations, processes और products. इस कॉस्टिंग में क्या होता है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चार्ज होगी ऑपरेशन, प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस में, ये हमने पढ़ लिया है. वाइल फिक्स्ड कॉस्ट का क्या किया जाएगा, उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा अगेंस्ट प्रॉफिट इन द पीरियड इन विच दे अराइज, ये भी हमने बात पढ़ ली है. दस जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो क्या है, इट रेफर्स टू डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. ये हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया है कि जो वेरी बेसिस है वो यही है कि डिफरेंशिएट करना है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में. फिर असरटेन करनी है मार्जिनल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट को ही वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है, ये एक ही बात है. और फिर फाइंड आउट करना क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्रॉफिट पे जब चेंज हो रही है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. तो ये चीज़ किसके थ्रू होगी, सीवीपी एनालिसिस या फिर ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू होगी, जो कि हम पार्ट सेकंड के अंदर उसकी बात करेंगे. तो इन करेक्ट मार्जिनल कॉस्टिंग क्या हुआ, डिफरेंशिएट करना फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट के बीच में, असरटेन करना फिर मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट को, और अफेक्ट देखना प्रॉफिट पे जब चेंज हो रही है आपके वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. अब ये जो टेक्निक है ना मार्जिनल कॉस्टिंग की, उसके अंदर जो प्रॉफिट मेजर होते हैं वो कंट्रीब्यूशन के थ्रू होते हैं. वो कैसे, अभी हमने पढ़ा कि जो कंट्रीब्यूशन है वो एक ऐसा पूल है जिसके थ्रू जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो चार्ज होती है, मेट होती है ना. कंट्रीब्यूशन से हमने फिक्स्ड कॉस्ट लेस किया तभी तो प्रॉफिट आया ना, और सरप्लस क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है. तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा ना आपका, उतने ज्यादा आपके चांसेस रहेंगे कि प्रॉफिट ज्यादा होगा. इसको एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं. वो कैसे, मान लीजिए आप एक पीस से एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, उसका सेल्स प्राइस है 1000 रुपीज, वेरिएबल जो कॉस्ट है वो है 600, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1000 माइनस 600 दैट इज 400. फिक्स्ड कॉस्ट मान लीजिए 800 है, तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, लॉस हुआ 400 का, क्योंकि कंट्रीब्यूशन आपका 400 का है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 800 की है, तो 400 का आपको यहाँ पर लॉस हो गया. वहीं आपने जब 2 पीस प्रोड्यूस किए तो सेल्स प्राइस आपका डबल हो जाएगा 2000, वेरिएबल कॉस्ट 1200 हो जाएगी, 600 इंटू 2. अब 2000 माइनस 1200 करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आपका कितना आएगा, 800, और फिक्स्ड कॉस्ट भी आपकी क्या थी, 800 ही थी, क्योंकि वो तो स्टैटिक रहेगी. तो यहाँ पर आपके पास जो जीरो आता है दैट मीन्स ना ही प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है. यहाँ पे जो टोटल सेल्स है वो आपकी टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाती है. तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये एक ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है. अब आपने मान लीजिए 3 पीस प्रोड्यूस किए, तो यहाँ पर आपका सेल्स प्राइस क्या हो जाएगा, 3000, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 600 का 3 टाइम्स 1800, एंड कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 3000 माइनस 1800 जो कि होगा 1200. अब यहाँ पर सेम फिक्स्ड कॉस्ट 800 ही रहने वाली है, तो आपके पास 400 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा. तो यहाँ से हमने क्या देखा, जितना आपको कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब जैसे जैसे आपको कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो प्रॉफिट का लेवल है वो भी इंक्रीज होता है. तो जो प्रॉफिट है मेजर होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में बाय द कंट्रीब्यूशन. क्लियर. हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था असरटेन करना है मार्जिनल कॉस्ट को. तो अब देख लेते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट एक्चुअली क्या होती है. तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, वो एक ऐसी एडिशनल कॉस्ट होती है, या फिर कह लीजिए कि चेंज होना टोटल कॉस्ट में या एग्रीगेट कॉस्ट में जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ता है या घटता है एक यूनिट से, तो उसको क्या बोला जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट. अब जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, उसके अंदर जो एक यूनिट है वो क्या हो सकती है, वो एक सिंगल कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई बैच ऑफ आर्टिकल हो सकता है, कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी हो सकती है, कोई प्रोसेस हो सकता है, या कोई डिपार्टमेंट हो सकता है. तो सीधा सा क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज होना कब, जब वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है 1 यूनिट से, और 1 यूनिट हमारी इनमें से कुछ भी हो सकता है. अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको अच्छे से. एक फैक्ट्री है, उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं 1500 इलेक्ट्रिक मशीन्स पर एनम, वेरिएबल कॉस्ट है पर मशीन की 100 रुपीज, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 50,000 पर एनम. 10 मशीन्स मैन्युफैक्चर होती है एक लॉट में, तो यहाँ पे 1 लॉट इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 मशीन्स. अब हमको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं दोनों की, जिससे हमें पता लग जाए कि टोटली एग्रीगेट कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी. अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट
वेरिएबल कॉस्ट हमारी 100 रुपीज़ है, 1500 इलेक्ट्रिक मशीन्स है, तो कितने हो जाएगा 1,50,000। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 50,000 की, तो इनको ऐड कीजिए, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2 लाख। अब आपका प्रोडक्शन जब इंक्रीज होता है एक लॉट से, तो यहाँ पे एक लॉट में 10 मशीन्स है, एक लॉट मतलब 1 यूनिट। अब यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं 1510 मशीन की, तो वो क्या निकलेगी 1510 इंटू 100 दैट इज 1,51,000 1,51,000। इसके बाद हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो है ही फिक्स्ड 50,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 2,01,000 की। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा, 2,01,000 में से 2 लाख को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास 1,01,000 आ जाएगा, जो कि आपकी होगी मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पर पीछे हमने बोला ना कि जो मार्जिनल कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट एक ही बात है, तो हमने वैसा क्यों बोला, क्योंकि देखिए फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहने वाली है, जो भी एग्रीगेट कॉस्ट में टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को एक ही कंसिडर किया गया है। क्लियर। अब देखते हैं कुछ फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो देखिए फर्स्ट फीचर क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग का, कि मार्जिनल कॉस्ट सबसे पहले डिटरमाइन की जाती है, या फिर आप कह लीजिए कि सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है। और वो कैसे डिटरमाइन होगी, जब आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे फिक्स्ड एलिमेंट के अंदर और वेरिएबल एलिमेंट के अंदर। अब कुछ कॉस्ट देखिए ऐसी भी होती हैं जो कि सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड होती हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका कुछ पोर्शन तो वेरिएबल रहता है और कुछ पोर्शन फिक्स्ड रहता है, तो उनको भी अच्छी तरह डिवाइड करना जरूरी है, क्योंकि जो वेरिएबल पोर्शन है हम उसको ऐड करेंगे वेरिएबल एलिमेंट में, तभी तो हमारी टोटल मार्जिनल कॉस्ट बनेगी ना। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपीज की और आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपीज की। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट में जो वेरिएबल पोर्शन है वो है 10 रुपीज का और जो फिक्स्ड पोर्शन है वो भी 10 रुपीज का है, तो मेरी टोटल मार्जिनल कॉस्ट क्या बन जाएगी 30 रुपीज। 20 तो पहले ही थी, प्लस जो वेरिएबल पोर्शन है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट का या सेमी वेरिएबल कॉस्ट का उसको भी हमने ऐड कर दिया, तो हमारी टोटल मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट बन गई। नेक्स्ट फीचर देखिए, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है ना उसको ही रिगार्ड किया जाता है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ पर रिगार्ड किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये तो हमको पता ही है, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट है, ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज करती है टू प्रोडक्शन, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी यही रहेगी। नेक्स्ट आता है जो स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस का और जो फिनिश्ड गुड का, उसको वैल्यू किसके बेस पे किया जाता है, मार्जिनल कॉस्ट के बेस पे किया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। नेक्स्ट इज जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको राइट ऑफ किया जाता है अगेंस्ट प्रॉफिट्स जिस ईयर में वो इंकर हुए हैं। अब देखिए इसीलिए जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना उसको बोला जाता है पीरियड कॉस्ट, क्योंकि जिस पीरियड में फिक्स्ड कॉस्ट अराइज हुई है उसी पीरियड में वो अगेंस्ट प्रॉफिट राइट ऑफ कर दी जाती है। और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि वो कॉस्ट होती है हमारे प्रोडक्ट की। नेक्स्ट आता है प्राइसेस। अब जो प्राइसेस होते हैं यहाँ पर किसके बेस पे होते हैं, जब आप मार्जिनल कॉस्ट में ऐड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन, तो प्राइसेस क्या होंगे, प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। क्यों, क्योंकि देखिए प्राइस ऐसा होना चाहिए कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट तो कवर हो ही हो, प्लस हमारे फिक्स्ड ओवरहेड भी तो एटलीस्ट कवर हो ना, तो इतना कंट्रीब्यूशन तो होना चाहिए ना, तो मार्जिनल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, प्राइस। नेक्स्ट है यहाँ पे मार्जिनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, उसमें क्या होता है कंट्रीब्यूशन निकलता है। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, जब आप सेल्स रेवेन्यू में से लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और आपके उसके बाद जब आप फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देते हैं उसमें से, तो आपके पास क्या आ जाते हैं, प्रॉफिट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है जो ब्रेक इवन एनालिसिस है, जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है दैट इज सीवीपी एनालिसिस, वो क्या स्टडी करते हैं कि प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट होगा जब आपका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज होगा। और ये चीज मैंने आपको थर्ड पॉइंट में भी बताई थी मार्जिनल कॉस्टिंग की, जो मैं आपको डेफिनेशन करा रही थी कि प्रॉफिट में क्या इफेक्ट पड़ेगा चेंज होने का वॉल्यूम ऑफ आउटपुट का। वो चीज हम किसके थ्रू स्टडी करेंगे, सीवीपी एनालिसिस या फिर ब्रेक इवन एनालिसिस, जो कि नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। तो अब उसके जो टूल्स हैं,
जो उसके बेसिक टूल्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 2 बेसिक टूल्स होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के। फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन एनालिसिस और सेकंड है ब्रेक इवन एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो कंट्रीब्यूशन एनालिसिस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। कंट्रीब्यूशन जो एनालिसिस है उसके अंदर फर्दर 3 में वो डिवाइडेड है। फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन, सेकंड है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जिसको बोला जाता है पीवी रेशियो भी, एंड थर्ड है की फैक्टर। अब सबसे पहले बात करते हैं कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एज स्टेटेड अर्लियर, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है कि कंट्रीब्यूशन क्या है, डिफरेंस है बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो उसको बोला जाता है कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब जो कंट्रीब्यूशन है ना उसको क्या बोला जाता है, उसको ग्रोस मार्जिन भी बोला जाता है। तो अगर आपसे बोले ना व्हाट इज ग्रोस मार्जिन, तो वो भी क्या रहने वाला है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, जब हम फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं प्रॉफिट को तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन ही तो आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहां से भी देख लीजिए और अच्छे से क्लियर होगा कि सेल्स में से जब आप लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को तो आपके पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। मान लीजिए 80,000 की आपकी सेल्स है और 50,000 का आपका वेरिएबल कॉस्ट है, तो 30,000 क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। वहीं जब आप प्रॉफिट्स के अंदर ऐड कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 20,000 और प्रॉफिट कितना है 10,000, तब भी क्या आता है आपका कंट्रीब्यूशन, दैट इज 30,000। अब वहीं अगर हम बात करें कि पर यूनिट हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है तो पर यूनिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से जब आप डिडक्ट कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को तो क्या आ जाएगा आपके पास, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। और इसी को क्या बोला जाता है, यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन और मार्जिनल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और पीवी रेशियो। अब ये वाला जो रेशियो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला है उसको बोला जाता है पेरेंट फॉर्मूला, क्योंकि इसी के फॉर्मूले के बेस पे और जितने भी ढेरों फॉर्मूले होने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के वो सब इससे डिराइव हो जाएंगे। सिर्फ इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, बाकी सब अपने आप डिराइव हो जाएंगे। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट प्रॉफिट्स अपॉन वॉल्यूम। दैट मीन्स ये क्या शो करता है, ये क्या मेजर करता है कि वॉल्यूम ऑफ सेल्स में चेंज आने की वजह से किस तरीके से आपके प्रॉफिट्स के अंदर चेंजेस आते हैं, उस रेट के बारे में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बताती है। तो इन शॉर्ट ये क्या स्टडी करती है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस को ये स्टडी करती है। तो इसी वजह से ये एस्टैब्लिश करती है एक रिलेशनशिप किन के बीच में, कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स वैल्यू के बीच में। क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कंट्रीब्यूशन है, जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतने ज्यादा हमारे प्रॉफिट्स होंगे। तो कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमारा जो प्रॉफिट है वो मेजर किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टडी हो रही है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस की। तो ऑब्वियसली जो रिलेशनशिप होगा वो किसके बीच में होगा, कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स वैल्यू के बीच में। तो पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब इसी को आप और किस किस तरीके से लिख सकते हैं, आप देख लीजिए कंट्रीब्यूशन कैसे क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ऊपर कर दिया हमने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। या कंट्रीब्यूशन को हम लिख सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। या फिर अब देखिए सेल्स को कॉमन निकालेंगे तो कैसे रहेगा, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, है ना। देखिए एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम अगर आप सेल्स का लेंगे तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 ही तो बनेगा ना, ऊपर वाला फॉर्मूला ही तो बनेगा। तो एक ही फॉर्मूले को जस्ट डिफरेंट तरीके से मोल्ड करके यहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। अब इस रेशियो को कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो भी बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो टॉपिक है वो एनटीए नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पर्पज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपको 2 पीरियड्स के डेटा गिवन है, तो वहां पर पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, जो भी चेंज हुआ है प्रॉफिट में उन 2 पीरियड्स में और जो भी चेंज हुआ है सेल्स में इनटू 100 कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, आपकी पीवी रेशियो आ जाएगी। जब 2 पीरियड्स के डेटा आपको गिवन होंगे, एग्जाम्पल देखते हैं, आपके पास सेल्स गिवन है 2 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट है 1,20,000 की और फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 40,000 की, तो पीवी रेशियो कैसे निकलेगी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, 2 लाख माइनस 1,20,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, दैट इज 40% आ गई आपकी
पीवी रेशो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए जो टॉपिक आता है होता है सेल्स एट अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने ये सोच रखा है कि मेरे को इतना प्रॉफिट करना है, तो उसके लिए मुझे कितना सेल करना पड़ेगा, तो वो निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? सेल्स एट अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो। इसके लिए आपको कुछ नहीं रटना। देखिए आपने प्रीवियस स्लाइड में पीवी रेशो का फॉर्मूला किया कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो आप सेल्स को ले जाइए ऊपर और पीवी रेशो आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेल्स इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो। वही कंट्रीब्यूशन को आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, तो फॉर्मूले भी और डिफरेंट बन जाएंगे, जैसे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। और नॉर्मली इसी फॉर्मूले को यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, तो आप इसको ज्यादा ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। मान लीजिए ए लिमिटेड है, उनका 40% पीवी रेशो है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है उनकी 36 लाख है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है? सेल्स आपको कैलकुलेट करनी है, जब आपने डिजायर कर रखा है कि मुझे 30 लाख का प्रॉफिट चाहिए। तो फॉर्मूला रहेगा सेल्स एट अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू एफसी प्लस डीपी अपॉन पीवी रेशो, क्योंकि आपके पास इसी जो फॉर्मूला है इसको यूज करने की आपके पास वैल्यूज गिवन है, लाइक फिक्स्ड कॉस्ट की, डिजायर्ड प्रॉफिट्स की एंड पीवी रेशो की। तो पुट कीजिए फिक्स्ड कॉस्ट 36 लाख, 30 लाख आपके प्रॉफिट्स डिजायर्ड प्रॉफिट्स अपॉन 40% का पीवी रेशो, तो 165 लाख आ गई आपकी सेल्स। मतलब कि आपको 165 लाख की अगर आप सेल करोगे ना, तब जाकर आपको 30 लाख का प्रॉफिट होगा। क्लियर? अब वही दूसरी बात आती है, मान लीजिए आपको अब ये पता है कि सेल्स मैंने कितनी करनी है, अब आपको ये डिटरमाइन करना है कि उसमें मेरे को प्रॉफिट कितना होगा। तो उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला रहेगा? प्रॉफिट एट अ डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल्स। इसका फॉर्मूला रहेगा सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब यहां पर भी आपको कुछ नहीं रटना। आपने देखिए फॉर्मूला किया सेल्स एट अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट, डिजायर्ड सेल्स का आपने फॉर्मूला क्या किया? एफसी प्लस डीपी अपॉन पीवी रेशो। अब आप देखिए डिनोमिनेटर से इसको ऊपर ले जाइए, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सेल्स इंटू पीवी रेशो हो जाएगा इक्वल्स टू एफसी प्लस डीपी। और वहीं आप एफसी को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, क्योंकि आपको डिजायर्ड प्रॉफिट्स निकालने हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू डिजायर्ड प्रॉफिट्स। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि अगर मैं इतनी सेल करूंगा या करूंगी तो मुझे इतना लेवल ऑफ प्रॉफिट होगा। तो सिर्फ क्या है, पेरेंट फॉर्मूला याद करना है, बाकी जो अदर फॉर्मूलेज है मोल्ड करके अपने आप निकल जाएंगे, डिराइव हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए कुछ क्वेश्चंस में मान लीजिए आपको फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू नहीं गिवन है, तो आप उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट्स। अब ये कैसे निकलेगा? देखिए हम पिछली स्लाइड में यहाँ तक बात कर चुके हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, हम लेफ्ट हैंड साइड फिक्स्ड कॉस्ट को ले गए थे, बस हमें डिफरेंस क्या करना है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड फिक्स्ड कॉस्ट के बजाय डिजायर्ड प्रॉफिट्स को ले जाएंगे, तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट्स। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है वेरिएबल कॉस्ट। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू नहीं गिवन, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? हमने पीवी रेशियो में एक फॉर्मूला किया था 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, तो जस्ट उसी फॉर्मूले से आपका वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा, जो कि होगा सेल्स इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास लास्ट आता है की फैक्टर। अब देखिए जनरली जो हमारे प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? वो कंट्रीब्यूशन पे बेस्ड होते हैं। अब कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमाइजेशन तो मैटर करता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे, बट कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ की फैक्टर मैटर करता है कि जो कंट्रीब्यूशन है उसका मैक्सिमाइजेशन तो हो, पर इन टर्म्स ऑफ की फैक्टर अगर मैक्सिमाइजेशन होगा तो वो अल्टीमेट चीज है, वो मैटर करती है। तो की फैक्टर क्या है? की फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं जो लिमिट करते हैं, या फिर गवर्निंग फैक्टर्स होते हैं, या फिर प्रिंसिपल बजट फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लीजिए अगर सेल्स है आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते हैं गिवन क्वांटिटी से ज़्यादा, मान लीजिए आप सेल्स को 10,000 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? की फैक्टर हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट आ गई है, वो लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ की फैक्टर किस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं, वो होगी कंट्रीब्यूशन अपॉन की फैक्टर। तो की फैक्टर क्या हुआ, एक लिमिटिंग फैक्टर हुआ। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज पार्ट 1 ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें हमने मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग एंड फिर फर्दर कंट्रीब्यूशन एनालिसिस को हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सीवीपी एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस को स्टडी करेंगे। तो स्टे ट्यून, एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई भी अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके लिए भी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल, थैंक यू।